नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान भाई गुलाब की खेती करने लगे हैं, लेकिन वे गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि को सही समय पर उचित तरीके से करेंगे। तो आप इन सब कार्यों को कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि महाविद्यालय गंजबसौदा जिला विदिशा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खरपतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई ज़रूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खरपतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है। ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है। तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी, जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटें भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, टू स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी, 2 चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं, पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं।
किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को बरसात के मौसम में अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि प्रूनिंग जिसको कहते हैं समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। आज किसान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन लगातार रसायनों का प्रयोग चिंताजनक है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ये जैव उर्वरक क्या है और इनका प्रयोग कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। इसको देखते हुए यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो आप मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना फसल की उपज में आशातीत वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति केवल रासायनिक उर्वरकों से पूरी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भूमि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का केवल 40 से 50% ही फसल उपयोग करती है। शेष 50 से 60% बेकार चली जाती है और प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस की भी 1/3 मात्रा पौधे को प्राप्त हो पाती है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में जल धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम और मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं और कैसे इन्हें उपयोग किया जाता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चावला, चना, मटर, मसूर के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है और फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। एजोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस कल्चर से बीज उपचारित करने से धान्य फसलों में 15 से 30% और नकदी फसलों में 10 से 20% तक की वृद्धि होती है। इस प्रकार करीब 10 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बचाई जा सकती है। एजोस्पाइरिलम, यह खाद धान, गेहूं, मक्का तथा गन्ने की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। इसके प्रयोग से फसल उत्पादन में 5 से 20% तक वृद्धि होती है। बाजरा की 30 और चारा वाली फसलों की उत्पादन क्षमता 50% तक बढ़ सकती है। पीएसबी कल्चर, इस खाद के प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध फास्फेट की बचत की जा सकती है और फसल की पैदावार में 10 से 12% तक वृद्धि होती है। इसके प्रयोग में जड़ों का अच्छा विकास होता है और पौधा स्वस्थ बना रहता है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि इन जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में।
तो आप इनका प्रयोग बीजोपचार, कंद उपचार, पौध जड़ उपचार और मृदा उपचार के रूप में कर सकते हैं। जो किसान बीजोपचार करना चाहते हैं वे 1 लीटर गर्म पानी में 200 से 300 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें और इसमें 3 पैकेट यानी 600 ग्राम कल्चर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर तैयार इस घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं जब तक कि बीजों पर एक समान परत न चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या फिर बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर इसकी बुआई करते हैं। इसके अलावा जो किसान कंद वाली फसलों जैसे हल्दी, अदरक, आलू, अरबी, गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो वह 1 किलोग्राम एजोटोबैक्टर और 1 किलोग्राम फास्फोरस विलायक जीवाणु को 25 से 30 लीटर पानी में घोल लें। इसके बाद कंदों को 10 से 15 मिनट तक इस घोल में डुबो कर रखें और फिर कंदों को निकालकर रोपाई कर दें। और हमारे जो किसान सब्जी वाली फसलों जैसे टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज की रोपाई करना चाहते हैं तो वह 6 से 8 लीटर पानी में 1 किलोग्राम एजोटोबैक्टर, 1 किलोग्राम फास्फोरस विलायक जीवाणु और 250 से 300 ग्राम गुड़ मिलाकर घोल बना लें। इसके बाद इस तैयार घोल में पौधे को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें, फिर इसकी रोपाई करें। इसके अतिरिक्त किसान भाई मृदा उपचार के लिए 5 से 10 किलोग्राम जैव उर्वरक फसल के अनुसार 80 से 100 किलोग्राम मृदा या कंपोस्ट खाद का मिश्रण करके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद अंतिम जुताई में खेत में मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नीलहरित शैवाल की। तो यह नम मिट्टी तथा स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसके प्रयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है और धान के उत्पादन में 19 से 20% तक की वृद्धि होती है। आइए बात करते हैं इसके प्रयोग विधि पर। धान की रोपाई के 3 से 4 दिन बाद स्थिर पानी में 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे जैव उर्वरक का प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद 4 से 5 दिन तक खेत में पानी लगातार भरा रहने दें। इसका प्रयोग कम से कम 3 वर्ष तक लगातार खेत में करें। और धान में यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो शैवाल का प्रयोग 3 से 4 दिन बाद ही करें। अजोला फर्न, जो कि स्थिर पानी के ऊपर हरे रंग का तैरता हुआ पाया जाता है, यह जलमग्न धान की खेतों में बुआई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाया जा सकता है, जो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन की हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग में धान में खरपतवार कम पनपते हैं और नाइट्रोजन के प्रयोग में 40 से 50 किलोग्राम तक की बचत की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आप इन जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से रसायन मुक्त अधिक उपज ले सकते हैं, जिसका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः घने बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा में 85 से 95% नमी रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा कई दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खुर्रा या कतार बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिबेक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनक्साप्राप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोपा लगाते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे लगावें। हरना जातियों के लिए कतारों और पौधों के बीच की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा
65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। बीज को हमेशा पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम एवं PSB 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं PSB कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। सब्जियों के तैयार पौधों का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जी वाली फसल में निराई गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा देवें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बडौरा, जिला बैतूल के कृषक अर्जुन टोनपे ने। ये ज्वार की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अर्जुन टोनपे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत में ज्वार मोटे अनाज वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की खेती अनाज और पशुओं के लिए हरा चारा के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसमें उच्च तापमान और सूखा सहनशीलता के कारण यह फसल अधिक तापमान और बारानी क्षेत्रों की कम उर्वरता वाली मिट्टी में आसानी से उगाई जा रही है। गहरे जड़ तंत्र के कारण ज्वार मिट्टी की निचली परतों से जल का अवशोषण कर लेता है। इस क्षमता के कारण इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जलवायु। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। इसके अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और पौधों की बढ़वार के लिए औसत तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम पाया गया है। इसकी खेती सभी तरह की भूमियों में की जा सकती है। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6 से 8 के बीच हो सर्वोत्तम होती है। उन्नत किस्में। प्रताप ज्वार 1403, CSV 15, CSV 17, SPH 837, SPV 96 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बहु कटाई वाली ज्वार की किस्में। मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी 23, JC 69 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। एक कटाई वाली ज्वार की किस्में। लिल्डी ज्वार, CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 6 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेती की तैयारी। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा। उर्वरकों का उपयोग। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में 55 किलोग्राम नत्रजन, 35 किलोग्राम
फास्फोरस और 34 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देना चाहिए। असिंचित या फिर बरानी क्षेत्रों में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। सफल फसल उत्पादन के लिए उचित बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा, उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई का तरीका और भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। साधारणतया 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ज्वार बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने पर 15 से 20% अधिक उत्पादन मिलता है। बुआई की विधि और दूरी। ज्वार की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ज्वार की बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किया जाता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।